हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि JKSSB पोस्ट फीमेल सुपरवाइज़र के रिलेटेड है। ये टॉपिक सिलेबस में दिया गया है यूनिट 2 सब यूनिट 5 है ये। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिया, OCD, GAD, पैनिक डिसऑर्डर्स, PTSD। पहले हम देख लेते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, देन आफ्टर दैट हम ये सब टाइप्स भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन या मेंटल हेल्थ इलनेस होती है एक इंसान के अंदर। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस बॉडी पार्ट के रिलेटेड ये जो डिसऑर्डर है, वहाँ पे ब्रेन, हार्ट वगैरह आ सकता है, तो वहाँ पे आप ब्रेन के रिलेटेड जो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। Characterized by persistent and excessive worry, fear और nervousness। यहाँ पे क्या होता है, जब एक इंसान के अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक्सेसिव वरी, बहुत ज़्यादा चिंता होती है उसके अंदर किसी भी चीज़ को लेके। फियर, वो डरा डरा रहता है और उसमें नर्वसनेस होती है, शिवरिंग वगैरह भी होती है ऐसे पेशेंट्स में। ठीक है, जो कि नॉर्मल नहीं होता है। कोई भी सिचुएशन उनको दो तो वो मतलब अगर उनको कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर करना हो, कोई टॉपिक डिलीवर करना हो, तो उनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वरी, वो चिंतित हो जाते हैं, उनमें फेयर आ जाता है, डर रहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कोई मुझे डांटेगा, बड़े डांटेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे। तो ये होती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। वरी तो हर किसी इंसान के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे इंसानों के अंदर एक्सेसिव वरी होती है, बहुत ज़्यादा वरी होती है इनके अंदर। ठीक है, दीज डिसऑर्डर्स ऑफन इंटरफेयर विद डेली लाइफ। इस प्रॉब्लम की वजह से जो एक इंसान है वो अपनी डेली लाइफ के रूटीन्स नहीं कर पाता फॉलो, रिलेशनशिप्स उसकी ख़राब हो जाती है, चाहे फिर वो पेरेंट्स से हो, फ्रेंड्स से हो। ठीक, ओवरऑल वेलबींग जो है एक इंसान की वो बहुत ही डिसऑर्डर में चले जाते हैं, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं रहता। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे टाइप के एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, हर किसी का अपना अपना सिम्टम है। ठीक, जहाँ पे मैं ये लाइन कर रही हूँ आप यहाँ पे भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि कल को जब आप रिवीजन के टाइम ये सारे नोट्स देखिए जो मैंने अच्छे से आपके लिए हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आपको जब ये इन कीवर्ड्स पे नज़र जाएगी तो आपको बहुत अच्छी स्पीड में जो है रिवीजन हो जाएगा, या आप इसकी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये मैंने आप सबके लिए अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बहुत सारी टाइप्स है और हर किसी का अपना अपना सिम्टम है। सिम्टम क्या होता है, ये साइंस स्टूडेंट्स, जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सिम्टम्स होते हैं ऐसे लक्षण, एक इंसान में जब आप कोई ऐसा लक्षण देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा, इस डिसऑर्डर में हमने ये पढ़ा था, तो हम इस इंसान में ये सिम्टम देख रहे हैं। लाइक वो ज़्यादा डर रहा है, वो ज़्यादा उस वरी में चिंतित हो रहा है, उसको ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, तो मे बी इसके अंदर ये इस टाइप की डिसऑर्डर है। ठीक, सिम्टम्स आपको आई होप समझ आ गया, फिर से मैं समझा देती हूँ। सिम्टम्स एक ऐसी साइन है या ऐसे लक्षण है किसी इंसान के अंदर जिससे आप वो जब देखोगे उस इंसान के अंदर तो आपको पता चलेगा कि इस इंसान के अंदर ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर है। ठीक, इसके लिए प्रोफेशनल इवैल्यूएशन ज़रूरी होती है। ऐसे पेशेंट, ऐसे इंसान को ज़रूरी होता है डॉक्टर के पास जाना, ताकि उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिले। जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा, उसकी डेली लाइफ ख़राब हो जाती है, वो अपने रूटीन, अपने काम नहीं कर पाता, कोई रिलेशनशिप्स उसके ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट से, ऐसे इंसान को चाहिए कि डॉक्टर को कंसल्ट करे और अपना ट्रीटमेंट कराए। ठीक, एंग्जाइटी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है घबराहट, इसका मतलब है, मतलब कि बहुत ज़्यादा घबराहट होना एक पेशेंट के अंदर। ये मैं आपको आगे भी ये टर्म समझाऊंगी, आगे के जो टॉपिक्स है उसमें इन्वॉल्व है ये टॉपिक, ये टर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स जो है
एंजाइटी डिसऑर्डर के वो क्या क्या है ये आप याद रखिएगा, ठीक। एक इंसान में फिजिकल सिम्टम्स भी हो आ सकते हैं या इमोशनल भी। फिजिकल मतलब कि उसके बाहरी मतलब बॉडी पार्ट्स में जो एक डॉक्टर देख सकता है कि इसके अंदर अच्छा शिवरिंग हो रही है, अच्छा इसके अंदर रेस्टलेसनेस है, इसके अंदर थकावट है, तो वो आते हैं फिजिकल में। इमोशनल में क्या क्या आएंगे, मतलब कि वो क्या करता है, वो रोता है ज़्यादा या वो हंस नहीं पाता, वो डरा डरा रहता है, तो वो किस में आएगा, इमोशनल में, ठीक है। ऐसे ऐसे सिम्टम्स एक इंसान के अंदर आ जाते हैं जिसके एक डॉक्टर को या हमें पता चल सकता है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एंजाइटी डिसऑर्डर है। फर्स्ट इज़, ये मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि यही आ सकता है एग्जाम में कि इस सिम्टम में कौन सा नहीं है एंजाइटी डिसऑर्डर का सिम्टम, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ एक्सेसिवरी, बहुत ज़्यादा डर, चिंता, डर, उसमें रेस्टलेसनेस हो सकती है, वो नर्वसनेस हो सकती है, उसमें फीलिंग ऑन एज, ये एक टर्म है, उसमें नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है किसी भी सिचुएशन को लेके। मैंने पहले भी समझा, अगर उसको कोई टॉपिक डिलीवर करना हो या किसी को कोई फूड घर वालों के लिए बनाना हो तो वो चिंता में रहता है कि कहीं पता नहीं इनको पसंद आएगा मेरा खाना, कहीं मैं इनको पसंद ना आऊँ, तो ऐसे ऐसी सिचुएशन पे उनको क्या हो जाता है, रेस्टलेसनेस या नर्वसनेस। फटीग, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बिना कुछ किए ही सोचते सोचते ही वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इरिटेबिलिटी, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशन हो जाती है। या अगर किसी बच्चे को क्लास में वो पढ़ रहा है तो अगर उसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता या सुन नहीं पाता, ठीक, क्योंकि वो अपनी ही टेंशन में होता है। मसल टेंशन, उसके मसल्स में टेंशन हो जाता है, उसको लगता है कि जैसे कभी कभी उसको लगता है मेरी बॉडी पार्ट्स में दर्द है या मेरे फेस मसल में जो जॉ मसल्स है उनमें दर्द रहता है, ठीक। स्लीप डिस्टर्बेंस, वो सो नहीं पाता, ठीक, या कभी कभी वो बहुत ज़्यादा सो जाता है, ठीक। हार्ट रेट उसकी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक, बहुत ज़्यादा। कभी जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि बहुत जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उसको खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है या खुद किसी से कम्युनिकेट करना पड़ता है तो ऐसी सिचुएशन में उसके अंदर हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्वेटिंग हो जाती है इनके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। ट्रम्बलिंग और शेकिंग, इनके हाथों को ऐसे ऐसे शेक कभी कभी आपको लगता होगा या ऐसे इंसानों को इनको स्किन पे वो थोड़ी ट्विचिंग हो जाती है, शेक करने लग जाते हैं, ठीक। इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है कॉम्बिनेशन दोनों सिम्टम्स, ठीक, या तो उसको ट्रेम्बलिंग हो जाती है या स्वेटिंग हो जाती है, ये सारे सिम्टम्स वो कॉम्बिनेशन में देख सकता है अपने अंदर। अब देख लेते हैं हम इसके टाइप्स, ठीक, टाइप्स देख लेते हैं हम। पहला है फोबिया, ओसीडी जो सिलेबस में दिया गया है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। थर्ड इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जीएडी, पैनिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, ठीक। फर्स्ट देख लेते हैं हम फोबिया। फोबिया क्या रहता है, ये एक इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी, डर रहता है, ठीक, बहुत ज़्यादा डर रहता है किसी भी सिचुएशन का, किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्टिविटी का। इरेशनल फियर का मतलब है फॉर एग्जांपल वो कभी कभी ऐसे ही सोचता है कि अगर मैं प्लेन में बैठा, अगर मैं जहाज़ में बैठा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अगर मैं जहाज़ में बैठा तो मुझे लगता है वो क्रैश हो जाएगा, ऐसे ही सोचता है वो, उसको ऐसे ही दिमाग में डर बैठा है। तो उस चक्कर में वो कभी भी किसी भी जगह जब उसको जाना होता है वो कभी भी जहाज़ में नहीं जाता क्योंकि उसको एफोबिया है, उसको डर है, इरेशनल फियर, ठीक। ये आप डेफिनेशन याद रखिएगा, डर रहता है, बहुत ज़्यादा डर रहता है। इंटेंस मीन्स बहुत ज़्यादा डर रहता है किसी भी सिचुएशन का, ऑब्जेक्ट का या एक्टिविटी का। इंडिविजुअल जिनमें फोबिया होता है उनमें क्या होता है, वो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते बल्कि अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला कि वो कभी भी किसी भी फ्लाइट में नहीं जाते, वो उस जगह जाते ही नहीं है जिसमें जहाज़ में चढ़ना पड़े, ठीक है, वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, ठीक।
जैसे कि हमें पता है कि क्रैश नहीं होगा कोई भी चीज़, प्रॉपर उसमें अरेंजमेंट होता है, लेकिन फिर भी इसको लगता है नहीं, क्या पता अगर मैं गया तो वो क्रैश हो गया। ऐसे ऐसे फोबिया हो जाते हैं ऐसे इंसानों को, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कुछ किसी इंसान को कीड़ों का फोबिया रहता है, किसी को स्नेक का, किसी को हाइट का, तो ये वही है, उसी के रिलेटेड है। इससे एक इंसान की डेली लाइफ का रूटीन भी खराब हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है उसके अंदर, और पैनिक अटैक आ जाते हैं। एंग्जाइटी या पैनिक अटैक मतलब क्या है कि घबराहट हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबराहट, जिसमें उसकी एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, शिवरिंग हो जाती है। अगर वो इन सिचुएशन से उसने डील किया, अगर उसे किसी चीज़ का डर है, लाइक ऑब्जेक्ट मानो उसको या इंसेक्ट वगैरह का डर है, अगर उसको इंसेक्ट आगे वो दिखा, तो उसमें क्या आ जाएगा, एंग्जाइटी या पैनिक अटैक, एक्सेसिव स्वेटिंग, डर रहेगा उसके अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया रहता है टाइप्स में, सोशल फोबिया, थर्ड इज एगोराफोबिया, ठीक है, एगोराफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया का मतलब है किसी पर्टिकुलर चीज़ का डर रहना, स्पेसिफिक मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का डर रहना, ठीक है, या सिचुएशन या एक्टिविटी का, ये आप आगे समझेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या चीज़ का मतलब क्या है, एक्रोफोबिया जब होगा किसी इंसान को, तो उसको किस चीज़ का डर रहता है, हाइट का। या आपके एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कि एक्रोफोबिया किस चीज़ का डर रहता है एक इंसान को इस कंडीशन में, ठीक है। एराक्नोफोबिया होता है जब एक इंसान को स्पाइडर का डर रहता है, फोबिया होता है उसको, अगर वो स्पाइडर देखेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ जाती है, पैनिक अटैक आ जाते हैं उसमें। किसी को फ्लाई करना या जहाज़ में जाना, जब उसको उस चीज़ का डर हो, तो एवियोफोबिया कहते हैं उसको। ट्रायोफोबिया होता है फॉर एग्जांपल अगर कहीं जगह या हाथ पे बहुत ज़्यादा होल्स हो, क्लस्टर में बहुत ज़्यादा होल्स हो, तो इंसान उन होल्स को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको शिवरिंग हो जाती है। जब ऐसा फोबिया किसी के अंदर होगा तो उसको बोलते हैं ट्रायोफोबिया। एमिटोफोबिया, वोमिटिंग का फियर, या उसको वोमिटिंग ना आए उस चीज़ का फियर रहता है उस चीज़ को। ओफीडियोफोबिया, स्नेक्स का डर। डेंटल फोबिया, उसको डॉक्टर को, किसी बंदे को अगर वो डेंटल क्लिनिक या डॉक्टर के पास दांतों का चेकअप कराने या प्रोसीजर कोई भी देखेगा, तो उसको उस चीज़ में एंग्जाइटी अटैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप वो कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक फोबिया रहते हैं एक इंसान में, ठीक है। सोशल फोबिया आती है एक सिचुएशन में, एक एक्टिविटी में। सोशल फोबिया मतलब अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको फोबिया है, सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकता है वो, ऐसे तो अगर उसको बाथरूम में गाने के लिए बोले तो वो गा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको शादी में या गैदरिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको उधर कोई टॉपिक डिलीवर करने में बोले या कोई सॉन्ग सुनाने को बोले, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जब उसको सोशल गैदरिंग में डर लगता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सोशल फोबिया, या इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। एगोराफोबिया ये भी टाइप ऑफ फोबिया है, जहाँ पे एक इंसान जब किसी पब्लिक प्लेस पे होता है या किसी सिचुएशन में होता है, मतलब फॉर एग्जांपल उसको, फिर से मैं बता देती हूँ कि उसको कहीं पे कोई अपना प्रेजेंटेशन या कोई डिज़ाइन या कोई टॉपिक डिलीवर करना है, ठीक है, या अपनी स्पीच देनी है पब्लिक प्लेस पे, तो क्या उसको रहता है कि अगर मेरे से गलत हुआ कुछ तो मैं यहाँ से कैसे भागूं, मैं यहाँ से कैसे निकलूं, अगर सबने मेरे पे हंसा या कुछ और किया तो मैं यहाँ से कैसे भागूंगा। तो उसको उस सिचुएशन से एस्केप वो बंदा कैसे करे, वो डिफ़िकल्टी जब वो फेस करता है, तो उस चीज़ को कहते हैं एगोराफोबिया। किसी कंडीशन, ये आप याद रखिएगा ये कीवर्ड एस्केप, उसको डर रहता है कि अगर मेरे से अच्छा नहीं हुआ इस पर्टिकुलर फील्ड में तो मैं एस्केप कैसे करूँगा, ठीक। तो उस चीज़ में जब वो एस्केप नहीं कर पाता, उसको पैनिक अटैक आ जाते हैं एगोराफोबिया के सिचुएशन में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छा ये जो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा यहाँ तक सुन के। अब देख लेते हैं हम सिम्टम्स।
सिम्टम्स क्या रहते हैं फोबिया के? इंटेंस फियर अगेन, ठीक, अवॉइडेंस, वो चाहता है कि मैं इस सिचुएशन में जाऊं ही नहीं जिस चीज़ का मुझे डर है, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स उसकी बॉडी में क्या रहते हैं? हार्ट रेट हाई, ट्रेम्बलिंग मीन्स की बॉडी में शिवरिंग, और स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट, और डेली लाइफ उसकी इस वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, इम्पैक्ट असर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी बच्चे को जब उसको सुबह टॉपिक डिलीवर करने को बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो उसकी वजह से अगर उसको अपने जो सेक्रेटरी होता है अपने स्कूल का जो होल्ड करता है असेंबली, तो जब वो स्कूल में उसको बोलता है आपको कल टॉपिक जो है वो डिलीवर करना है सुबह असेंबली में, तो उस डर के चक्कर में वो जाता ही नहीं है स्कूल, तो उसकी डेली लाइफ जो क्लास वर्क है वो उसके लाइफ पे असर पड़ा उसकी वजह से। तो ये भी कुछ सिम्टम्स है। अब है सेकंड टाइप OCD, ठीक है। OCD इनकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है? ऑब्सेसिव मीन्स कि जहाँ पे एक्सेसिव रेपिटेटिव थॉट आए आपके दिमाग में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बर्तन धोए, या सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ड्यूटी रखी गई कि रात को जब आप सोए तो गैस बंद करना, ठीक है। तो आप क्या गए, आपने गैस बंद किया, आप सोने आए, ठीक। आपके दिमाग में थॉट आया कि क्या मैंने गैस बंद किया, ठीक है, आपने बोला हाँ बंद किया अंदर से सोच के, तो लेकिन आपको रिपीट थॉट्स आ जाते हैं, नहीं तुमने नहीं किया, नहीं तुमने नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया, ऐसे ऐसे करके। तो ये आपको रिपीट थॉट आते हैं, फिर आपको डर रहता है अगर गैस मैंने बंद नहीं किया एक्सप्लोड हुआ तो फिर क्या होगा, हुआ आपको फेयर, रिपीट 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 थॉट आते हैं, तो आप मजबूर हो जाते हैं उठ के देखने में, ठीक है। फिर आपने फिर से ऐसे ही रिपीट हो जाता है, तो ये एक डिसऑर्डर माना जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये आप इग्नोर नहीं कर पाते, ठीक है, आपके दिमाग में बार बार आ जाता है और आप ये इग्नोर नहीं कर पाते। ये किसकी वजह से होता है? एक केमिकल हमारी बॉडी में होता है, हमारे दिमाग में होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये केमिकल एंड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक। ये सेरोटोनिन जब हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, हमारी OCD कंडीशन, ये जो डिसऑर्डर है ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आप याद रखिएगा, सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, केमिकल है जो कैरी करता है मैसेज बिटवीन नर्व सेल्स इन द ब्रेन एंड थ्रू आउट बॉडी। यहाँ पे मैं आप सबको समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल जो है ये हमारी बॉडी में होती है, ठीक है, नर्व सेल, ठीक है, ये मैंने ऐसी रफली बनाई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई मैसेज आई, मतलब आपकी बाजू में किसी ने ऐसे मारा, ठीक है, मारा, तो आप ये जो इधर नर्व सेल होती है इधर बाजू के पास इधर, ये यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, और यहाँ पे इधर साइनैप्स, इस प्लेस को बोलते हैं साइनैप्स, यहाँ पे इनको रिलीज करते हैं, और यहाँ पे ये इसके अंदर जाता है, फिर ऐसी चेन बनता है। ये जो इसने यहाँ पे मारा, इन नर्व सेल्स के थ्रू ये मैसेज सेंड होती है टू द ब्रेन, ब्रेन को पता चलता है कि यहाँ पे मुझे बाजू पे किसी ने मारा, तो ऐसी मैसेजेस सेंड होती है, ठीक है। ये मैंने आपको रफली समझाया, ठीक है, ये आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने समझाया। सेरोटोनिन जब बॉडी में कम हो तो OCD की कंडीशंस इंक्रीज होती है। सेरोटोनिन एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो मैसेज करता है सेंड बॉडी के थ्रू टू द ब्रेन, ठीक। OCD एक मेंटल कंडीशन है, ठीक, ये लॉन्ग टाइम तक रहती है, जो कि एक अनवांटेड डिसऑर्डर है, एक इंसान नहीं चाहता फिर भी उसके अंदर हो जाता है, ठीक। रिपीटेटिव बिहेवियर, ये भी आपको मैंने समझाया। सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं? ऑब्सेशन, ऑब्सेशन रहता है आपके अंदर, मतलब कि आपके अंदर अनवेलकम, आप नहीं चाहते कि आपके दिमाग में थॉट आए, अनवांटेड, इंट्रूसिव मीन्स अनवेलकम, आप नहीं चाहते आपके दिमाग में थॉट आए या इमेज आए किसी चीज़ का,
लेकिन ये फिर भी आ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आई कि मतलब कोई आदमी मरा है, उसकी बॉडी पे पूरा खून लगा है, खून से लथपथ है, तो आप खाना उधर ही छोड़ जाते हैं। ये जो थॉट्स आई आपके अंदर, फिर आपने कंपल्सिव बिहेवियर दिखाया कि मतलब आपने खाना उधर ही छोड़ दिया। ठीक, तो ये आता है ऑब्सेशन में। ऑब्सेशन में क्या आता है, थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं, डर आता है आपके दिमाग में। जब आपके दिमाग में इमेज खून भरा इंसान आया तो आपके दिमाग में डर आया, डाउट आया कि कहीं मुझे भी तो नहीं मरना। ठीक, तो हार्मिंग वन सेल्फ, जब आपको दिमाग में डर आया, आपने खाना उधर ही छोड़ा। खाना जो आपने उधर ही छोड़ा वो हम यहाँ पे कंपल्शन में देखेंगे। फिर आपके, या फियर ऑफ कंटेमिनेशन, जब आप बर्तन धोते हैं या आप किसी चीज़ के साथ टच करते हैं, ठीक है, आपने स्पून के साथ टच किया, आपको दिमाग में डर रहता है कि इसको किसी और फैमिली मेम्बर ने छुआ होगा तो ये गंदा होगा। ठीक है, आपको डर रहता है। जब तक आप हाथ बार बार नहीं धोएंगे, आपको डर रहता है कि मेरे हाथ में जर्म्स लगे होंगे। ठीक है, या डिस्टर्बिंग रिलीजियस और सेक्सुअल थॉट्स, आपके दिमाग में घर वालों से बात करते करते सेक्सुअल थॉट्स आ जाते हैं, या आपके दिमाग में रिलीजियस थॉट आते हैं कि पता नहीं अल्लाह है, भगवान है कि नहीं। ठीक है, ऐसे थॉट्स आ जाते हैं आपके अंदर बार बार, जबकि आप नहीं चाहते। फिर कंपल्शन में क्या आता है, आप रिपीट करते हैं बिहेवियर। मतलब कि पहले आपके दिमाग में ऑब्सेशन आया कि मेरे हाथ गंदे हैं, फिर आपने रिपीट किया, फिर से धोया, फिर आपने किसी और स्पून से टच किया, आपको लगा गंदे हैं, फिर आपने फिर से धोए। ठीक, चेकिंग बिहेवियर मीन्स कि आपके अंदर दिमाग में पहले थॉट आया कि पता नहीं मैंने अभी लॉक किया था, पता नहीं बंद हुआ था पूरा कि नहीं। आप फिर से जाते हैं, गेट से वापस अंदर जाते हैं, चेक करते हैं लॉक कि मैंने किया था कि नहीं। क्लीन, आप बार बार आपके दिमाग में जब ऑब्सेशन आई, फिर आप क्लीन करते हैं बार बार। चाहे आपके कमरे की सफाई आपने एक बार की हो, आप फिर से करने लग जाते हैं। आपने बर्तन एक बार धोए, आप फिर से धोने लग जाते हैं कि ये गंदे हुए किसी रीज़न से। ठीक, 1 मिनट में ही आप बर्तन या कोई गिलास 4 बार धोते हैं, तो वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, वो एक डिसऑर्डर होता है। ठीक, आप रिपीट करते हैं एक्शन। ठीक, वंस अगेन, ये मैं सारे बार बार बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे और कल को आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक, कॉजेज क्या रहते हैं। ठीक, कॉजेज क्या रहते हैं ओसीडी के। जेनेटिक्स मीन्स कि आपके फैमिली मेम्बर में अगर किसी को ये प्रॉब्लम हुई तो आपके अंदर भी हो जाती है। आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपके अंदर भी आ जाता है। ब्रेन स्ट्रक्चर या फंक्शन, ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है, उसकी वजह से भी एक इंडिविजुअल में ये डिसऑर्डर आ जाता है। लाइक सर्टेन एरियाज़ के, जो ब्रेन के सर्टेन एरियाज़ है उसमें जो है स्ट्रक्चर में चेंज आती है। लाइक और बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, सिंगुलेट गायरस, बेसल गैंग्लिया, इन पार्ट्स में जब स्ट्रक्चर में चेंजेस आए तो ओसीडी हो जाता है। ये नाम आपको याद रखने इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, या न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस आ सकती हैं, जैसे मैंने बोला ये सेरोटोनिन कम हुआ तो ओसीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स कि अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस या ट्रॉमा हो आपकी लाइफ में, आपने फॉर एग्जांपल किसी इंसान को अपने सामने मरते हुए देखा हो या खून में लथपथ देखा हो बचपन में या अपनी अर्ली लाइफ में, तो आपको आपके दिमाग में वो इमेजेस बार बार आ जाती है। या ट्रॉमा रहता है, कोई कंडीशन ऐसी रहती है जो आपकी लाइफ में बहुत बुरी हो। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रहा हो, या आपको फॉर एग्जांपल स्कूल में कोई बुली करता हो या कुछ और आपको मारता हो बचपन में, फैमिली में कोई या स्कूल में कोई, तो आपको वो चीज़ जब भी आप कोई नॉर्मल फंक्शन करने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में वो चलता रहता है। तो उसकी वजह से भी एक इंसान में ओसीडी रह जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक आपका एनवायरनमेंट भी बहुत इस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। आपके इर्द गिर्द कुछ हो रहा है, हर रोज़ कोई किसी को मार रहा है, हर रोज़ मतलब कहीं पे डिज़ास्टर हुआ कोई, ठीक है, उसकी वजह से भी रहता है। कॉग्निटिव फैक्टर, आपके दिमाग पे भी असर करता है, मतलब आपके दिमाग की वजह से भी ये हो जाता है। ठीक, आप उतने मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं कि मतलब मेरे दिमाग में जब ये थॉट आए मैं इग्नोर करूँ, आप इग्नोर नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रहेंगे इस चीज़ के ओसीडी के। पहली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, ये आप याद रखेंगे ये टर्म भी।
यहाँ पे क्या करते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके जो भी आपके सिम्टम्स हैं उनको नोट कर लेते हैं, फिर उसी हिसाब से आपके बिहेवियर पे आपको कंट्रोल करने को बोलते हैं, आपको मोटिवेट करने को बोलते हैं। मतलब वो आपको बोलेंगे इस ट्रीटमेंट के लिए 1 महीना या 1 दिन नहीं लगता, बहुत सारे दिन लगते हैं। जब भी एक डॉक्टर या काउंसलर होता है जो एक स्पेशलिस्ट होता है, मतलब डॉक्टर, जब आपको ये प्रॉब्लम लगे तो या किसी भी इंसान को ये प्रॉब्लम लगे तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रोफेशनल या काउंसलर के पास जाएंगे, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, सिम्टम बताएंगे, वो नोट करेंगे। फिर क्या करेंगे, वो आपको अपना बिहेवियर चेंज करने को बोलेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। मीन्स कि वो बोलेंगे जब आप बर्तन धोए आपके दिमाग में ये थॉट आए तो आप इग्नोर करें, आप ना धोए। एक बार आपने धोया चलो ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब आपके दिमाग में ये बात आए कि नहीं मुझे हाथ धोने हैं तो आप नहीं धोएंगे। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग पे आपको कंट्रोल रहेगा। ठीक, ये हो गया 1 प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक, दूसरा है मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है इंसान को। कॉम्बिनेशन थेरेपी, दोनों चीज़ें भी दी जाती है उसको, बिहेवियरल कॉग्निटिव CBT भी दिया जाता है और मेडिकेशन भी। ठीक, सपोर्ट ग्रुप्स मीन्स कि जो एक ग्रुप बनाया जाता है। ठीक, OCD वाले ग्रुप्स, OCD वाले जो इंसान होते हैं उनको आपस में बिठाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो OCD पेशेंट होता है वो किसी नॉर्मल बंदे को अपनी प्रॉब्लम्स बोलता है, ऐसे ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तो वो बोलता है पागल हो आप क्या बोल रहे हो, ये ऐसे ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो इस केस में क्या करना है, जो भी OCD के पर्सन है, मतलब 5-10 पर्सन है, उनका ग्रुप बनाना है ताकि वो अपनी थॉट्स शेयर करें। जो पर्सन कोई प्रॉब्लम को जो है कंट्रोल करना जानता हो वो उसको बोलेगा कि आप ऐसे कंट्रोल करो, हाँ मेरे साथ भी होता था, तो उससे एक पेशेंट में या एक इंसान में रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, ग्रुप बनाना है OCD वालों का। लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए एक OCD पेशेंट को, एक OCD इंसान को प्रॉपर डाइट खाना है उनको। ठीक, जिनमें सेरोटोनिन हो या जो उनको मतलब उनका मूड चेंज करने में हेल्प करें, जो उनको मतलब स्लीप एक इंसान को प्रॉपरली लेनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए या मेडिटेशन एक इंसान को, जिससे उसकी जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है। GAD क्या है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। जनरलाइज से ही आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, क्रोनिक है, ये लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम भी रहती है, ये दिमागी प्रॉब्लम है, ये कंडीशन है। ठीक, एक्सेसिव या अनकंट्रोलेबल वरी इसमें भी हो जाता है। ठीक, जैसे मैंने पहले भी बोला, हम बाकी एग्जाम्पल्स में भी ये बोलते आ रही हूँ, चूँकि ये एक ही टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ऑफिस प्रेजेंटेशन या फूड कहीं कोई बनाता है अपने घर पे, या किसी की नई नई शादी हुई है उसको वहाँ पे फूड बनाना है, अपने ससुराल में खाना बनाना है, तो उसको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहता है। अभी उसने खाना परोसा ही नहीं होता, उसको डर रहता है, स्वेटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में आ जाता है। जनरलाइज्ड इसलिए क्योंकि ये मैक्सिमम पॉपुलेशन में पाई जाती है, हर 100 बंदों में 5 को ये प्रॉब्लम है ही है। ठीक है, रिसर्च के मुताबिक। सिम्टम्स क्या रहते हैं, एक्सेसिव वरी, देखिए सिम्टम्स हर किसी में सेम है। ठीक, लेकिन कहीं कहीं पे कोई कोई सिम्टम जो है वो थोड़ा डिफर करता है। एक्सेसिव वरी, रेस्टलेसनेस, थकावट या बेचैनी, या माइंड गोइंग ब्लैंक, कभी कभी वो ब्लैंक हो जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है, मैं खाना बना रहा हूँ लेकिन दिमाग में ये बेचारा है सबको पसंद आएगा कि नहीं, तो उसका जो दिमाग है वो ब्लैंक हो जाता है। इरिटेबिलिटी, कोई उसको उस दौरान कुछ बोलता है वो गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है। मसल टेंशन, वो थकावट सा फील करता है, स्लीप, सो नहीं पाता किसी किसी कंडीशन में। कॉजेज सेम है, जैसे मैंने पिछले में बोला, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, ब्रेन केमिस्ट्री, सेरोटोनिन या टेम्परामेंट, या उसको गुस्सा आ जाता है जल्दी जल्दी, लाइफ एक्सपीरियंस, ट्रॉमा, क्रॉनिक स्ट्रेस कोई रहता है, मेंटल हेल्थ कंडीशन, उसको डिप्रेशन कभी कभी हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ये हो जाता है। ट्रीटमेंट सेम, साइकोथेरेपी, मेडिकेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक डीप ब्रेथ। अगर कहीं कहीं पे किसी को ऐसा हो जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर, तो उसको क्या करना चाहिए, डीप ब्रेथ और अपने मसल्स को रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है, लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है, प्रॉपरली सोना है, अच्छा प्रॉपर फूड लेना है। ठीक है, एक्सरसाइज करनी है। पैनिक डिसऑर्डर आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल,
किसी को अपने सामने क्या किया, उसकी डेथ हुई, ठीक है, किसी भी क्लोज, अपना कोई भी क्लोज हुआ, कोई इंडिविजुअल है, उसने उसकी डेथ होते हुए देखी, तो उस कंडीशन में उसकी एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई, वो ब्लैंक हो गया, वो डरा डरा सा है, तो उस चीज़ में उसको बोलते हैं पैनिक अटैक। कोई भी एडल्ट है, उसको ये हुआ, हार्ट रेट बढ़ गई, तो पैनिक अटैक हुआ, उसको डॉक्टर के पास लिया, तो डॉक्टर ने बोला मामूली सा था, हार्ट में थोड़ा हुआ, तो कोई मसला नहीं, ठीक है, हो गया, यहाँ पे उसको दवाई दी गई तो वो ठीक हुआ, ठीक है, ये हो गया पैनिक अटैक। अब पैनिक अटैक 1 महीना बाद वो सोच रहा है मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, शायद ही पैनिक अटैक है, या वो चल रहा है मेरे हार्ट रेट तेज हो रही है, ये पैनिक अटैक है, सोच में पड़ गया है वो कोई भी छोटी चीज़ करता है वो बोलता है ये पैनिक अटैक है। तो इस डर में क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर एक डिसऑर्डर डेवलप होता है, वो उसकी दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये मेरा पैनिक अटैक हो सकता है। तो ये जो उसकी छोटी छोटी बातों पे वो सोचता है कि ये पैनिक अटैक है, तो ये होता है पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें उस चीज़ की वजह से उसका फिर सच में हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग हो जाती है, ट्रेम्बलिंग हो जाती है, उसकी सांस रुक जाती है, वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है, ठीक, ये है पैनिक डिसऑर्डर। सेमी है ये PTSD, जो हमारा लास्ट पोर्शन है इस सब यूनिट का, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये फुल फॉर्म है इसकी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब आपकी लाइफ में बचपन का कोई एक्सपीरियंस रहा गंदा, मतलब किसी इंडिविजुअल का सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, या उसने कोई नेचुरल कैलेमिटी देखी, कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ, उसके नीचे एक इंसान दब गया, उसके सामने, उसके आंखों के सामने किसी इंडिविजुअल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, या सीरियस एक्सीडेंट देखा उसने, किसी की टांग कट गई, बाजू कट गई, ठीक है, या उसके स्कूल में बुली हो रहा है कोई बचपन में, फिर उसके बाद जब ये हुआ उसकी लाइफ के साथ एक्सपीरियंस ट्रॉमा हो जाता है, मीनिंग है डीपली डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, किसी के साथ भी हो पास्ट में। तो उसके बाद पोस्ट मीन्स इस बैड एक्सपीरियंस के बाद उसके लाइफ टाइम ये जो है ट्रॉमा रह जाता है, उसके अंदर डर रह जाता है। पोस्ट मतलब कि उसके अंदर बहुत स्ट्रेस रह जाता है उस चीज़ के रिलेटेड, ठीक। ये एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, दिमागी प्रॉब्लम है, ये बार बार हो सकती है एक इंसान के अंदर, ठीक, जिसमें वो डरा डरा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल किसी के आगे कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई, इंसान मर गया, ठीक, उसके आगे, तो वो हमेशा डरा रहता है कि यहाँ मैं गया पहाड़ी इलाके में तो लैंडस्लाइड होगा, मैं मर जाऊँगा, या किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है तो वो किसी के साथ भी बात नहीं करता, फिर वो उसको लगता है सभी मेरे दुश्मन हैं, ठीक, उसका दिमागी हालत ख़राब रहती है, उसको फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, वो बैठे बैठे हंसता है लेकिन साथ में उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आ जाते हैं पूरी लाइफ, नाइटमेयर्स, उसके गंदे ख्वाब आ जाते हैं उसको, जिसमें वो उठ के फिर अचानक पसीना में लथपथ हो जाता है, उसको डर रहता है, नेगेटिव चेंजेस इन मूड, वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, फिर कभी पॉजिटिव नहीं सोचता, ठीक। उसकी दिमागी हालत बहुत हाइपर विजिलेंस है, इंट्रूसिव मेमोरी होती है उसके अंदर, तो वो कभी भी फिर किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता, अपनी लाइफ की रूटीन्स अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता, ठीक। ये है सिम्टम्स, ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया, तो समझ आ गया तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा विद योर फ्रेंड्स, ठीक, विद योर जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनकी हेल्प होगी तो आपकी भी कल को हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब करें अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, एंड आई वेलकम यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।